चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी प्रोबेबिलिटी में। आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी में इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का समझा, कुछ इसके टर्म्स समझे, सैंपल स्पेस, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फिर एटलीस्ट वन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, और फिर ऑड्स आपने पढ़े हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, और दोनों डायरेक्शन से हमने क्वेश्चन किया कि जब आपको ऑड्स दिए होंगे तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और जब प्रोबेबिलिटी दिया होगा तो आप ऑड्स कैसे निकालेंगे। वो बातों पे अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट अपना हेडिंग इसमें है, इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले तो अपन इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसमें पहली लाइन लिखिए, इफ ए एंड बी be any two events defined on sample space S, defined on sample space S, then probability of happening of event B when it is known that event A is already happened is called conditional probability of event B and is denoted by probability of B by A। तो आप डेफिनेशन पढ़िए और समझिए, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसको अपन शॉर्ट में आपको समझाते हैं। केवल इतना सा है इसमें, आप जैसे जैसे अभी इसमें एक दो बातें और समझेंगे तो ये इतना सा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एकदम से ही खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये क्या डिनोट करता है, तो दिस डिनोट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इट इज conditional probability of event B when event A is already occurred। ये इसका मतलब, आप एस पी ऑफ बी बाई ए को
कहीं कहीं आप देखोगे इसका नोटेशन ऐसे भी लिखा जाता है, B/A, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, और ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात सेम। दोनों में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप और समझिए, जब तक नहीं समझेगा तब तक आज आप इसको समझिएगा। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहली बात तो नोटेशन। और एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इवेंट का, इवेंट के रिस्पेक्ट में हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अभी तक आपको क्या होता था, जब आप ए और बी दो इवेंट एस पे डिफाइन करते थे तो आप ए और बी दोनों का प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में निकालते थे। मतलब जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया और इवेंट ए डिनोट किया गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द डाइस, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी लिखते थे 3/6, मतलब 1/2। फेवरेबल आउटकम्स 3 थे और पॉसिबल आउटकम्स 6 थे। वो पॉसिबल कहाँ से आए थे? वो सैंपल स्पेस एस से आए थे। तो अभी तक आप ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे। बट जब आप किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इवेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर ये जो मतलब हुआ है ये यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि here we have to calculate the probability of event B with respect to event A। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैं जो probability of B लिखता था वो probability of B आप ऐसा लिखते थे, और वो probability of B का indirectly मतलब ये होता था कि B का probability आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो? सैंपल स्पेस S के रिस्पेक्ट। बट जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एस के रिस्पेक्ट में ना निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में निकालोगे, मतलब इवेंट का प्रोबेबिलिटी इवेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो वो कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी जो बी का प्रोबेबिलिटी ऊपर पड़ा, वो बी का प्रोबेबिलिटी आप सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहे थे। बट जब आप बी का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालोगे, अब रिड्यूस का मतलब क्या है कि पहले तो हमारा सैंपल स्पेस एस था, मैं एस के रिस्पेक्ट में बी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था। अब मैंने एस के रिस्पेक्ट में बी का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला, मैंने बी का प्रोबेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में निकाला। मतलब मैंने एस की जगह पर ए ला लिया, और एस की जगह पर ए लाने का मतलब है सैंपल स्पेस मैंने रिड्यूस कर दी। तो जब आप इवेंट का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये जो पढ़ा जाता है इसको आप पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी गिवन। इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस पे दो इवेंट है, आपने एक के बाद दूसरा इवेंट परफॉर्म किया, तो आपको इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी जो हम एस के रिस्पेक्ट में निकालते थे अब हम बी का प्रोबेबिलिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप पहले इवेंट ए परफॉर्म करोगे, इवेंट ए परफॉर्म करने के बाद इवेंट बी परफॉर्म करेंगे। इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है कि इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट ए पहले हो चुका है, इवेंट ए होने के बाद हमने इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकाला। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और भी जब मैं एग्जांपल आपको दूंगा, फॉर्मूला दूंगा, तो ये आपको और भी समझ में आएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सेकंड पेज पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। P ऑफ A बाई बी या B बाई A कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोवाइडेड। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है
कि P of A should not be equal to 0 and similarly यदि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कैलकुलेट करना होगा तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब भी इवेंट डिवाइडेड बाय इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपसे ऐसा नोटेशन कहीं भी आएगा तो आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझिएगा। यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। P ऑफ A बाई B इज इक्वल्स टू, मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको B बाई A का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है व्हेन A इज ऑलरेडी गिवन, तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय A। और जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी गिवन, तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। मतलब सीधा ये है कि जो डिनोमिनेटर में आएगा उससे डिवाइड करना है। यदि B से डिवाइड हो रहा है तो B की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, A से डिवाइड हो रहा है तो A की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, और न्यूमरेटर में तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आता है, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं। तो ये आपका दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और इवेंट B। अब आप इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हम एक इस पे एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ वन कार्ड इज ड्रॉन from a pack of 52 cards, तो आप ये जानते हो, क्वेश्चन की जगह अपन यहाँ फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं इस केस में जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 52। और आपने उसमें से एक कार्ड निकालना है, तो पैक ऑफ 52 कार्ड है, मतलब हमारे पास टोटल सैंपल पॉइंट जो है वो 52 सैंपल पॉइंट है। अब मैंने इसमें ये माना है कि इफ capital A denotes the event that the card is an ace card। अब मैंने ये मान लिया कि इवेंट ए जो है कि ड्राइंग एन एस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड के पैक में से हमको एक इक्का निकालना है, एस कार्ड निकालना है। तो इस केस में देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, आप जानते हो 4 ही एस कार्ड होते हैं और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो होगी 1/13। ये इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हो गया। और अब मैं इसमें एक और इवेंट डिफाइन करता हूं, ऑल्सो कैपिटल बी डिनोट्स द इवेंट दैट कार्ड इज ब्लैक कार्ड, कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। यदि इवेंट बी डिनोट कर रहा है कि जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है वो ब्लैक कार्ड है, सो देयरफॉर ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड जो होगा, आप जानते हो 26 ब्लैक कार्ड हैं, 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की कितनी आएगी, 1/2। तो ये हमने इवेंट ए और बी दो इवेंट डिफाइन किए हैं, और ए और बी ये जो दो इवेंट डिफाइन किए हैं ये हमने सैंपल स्पेस एफ पे डिफाइन किए हैं। और आप जब ए और बी का प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वो हम एस के रिस्पेक्ट में निकालते थे, हमेशा डिवाइडेड बाय 52 आया। इस पे हमने कंडीशनल वर्ड नहीं निकाला।
लगाया। लेकिन अब आप यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाना चाहते हो, मतलब कहने का ये है कि यदि मैं आपसे अब ये बोलूं कि so now if you have to calculate this, या ये ले लेते हैं, यदि मेरे को ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, अब ए बाई बी का मतलब क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting an ace card but with respect to event B, और event B क्या था, event B था कि drawing a black card from a pack of 52 cards। मतलब क्या है कि आपको पहले event B परफॉर्म करना है, event B बनाने के बाद आप event A बनाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 52 कार्ड्स में से आप 26 ब्लैक कार्ड अलग कर लोगे, और जब आपने 26 ब्लैक कार्ड अलग कर लिए तो उन 26 ब्लैक कार्ड में से अब आपको एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आपने एस कार्ड 52 कार्ड में से निकाला था, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स 4 थे और पॉसिबल आउटकम्स 52 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बना था 4/52, 1/13। यहाँ पर ए का प्रोबेबिलिटी आपने एस के रिस्पेक्ट में निकाला था, बट यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट बी। कहने का मतलब है इवेंट बी परफॉर्म पहले करना है और फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कहने का मतलब पहले आपने ब्लैक कार्ड निकाल लेने हैं सारे, और ब्लैक कार्ड के बाद आपने एस कार्ड निकालना है। तो आप जानते हो 26 ब्लैक कार्ड है, 26 रेड कार्ड है, तो मैंने पहले 26 ब्लैक कार्ड अलग किए, और अब 26 ब्लैक कार्ड में से हमने एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 26 ब्लैक कार्ड में से एस कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, वैसे तो आप ये जानते हो कि यदि मैं विदाउट फॉर्मूला जाऊं, तो इसका जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हमारा जो सैंपल स्पेस अब बन गया वो बन गया बी, और बी में टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर अब आपका ये आएगा 26, और अब आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, उन 26 ब्लैक कार्ड में कितने एस कार्ड होंगे, तो 2 एस कार्ड होंगे। टोटल 4 एस होते हैं, 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के। अब आपने ब्लैक देखना है, ब्लैक एस आपके केवल 2 ही होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, 2, और 2/26 कितना आएगा, 1/13। So this is the conditional probability, but here we do not use this formula. Now, if you use this formula, यदि आप ये फॉर्मूला से भी करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला से मैं आपको करके बताता हूँ इसके अगले पेज पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। मूविंग ऑन टू दी सर थर्ड। हाँ बोलो। सर, एस कार्ड ब्लैक में से निकालना था या रेड में से निकालना था? नीचे क्या लिखा है, ब्लैक कार्ड निकालने के बाद का कंडीशन। ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक में से निकालोगे। हाँ सर। और अब देखिए थर्ड पेज। नाउ इसी एग्जांपल का बाई फॉर्मूला मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। एक ये तो आपने बाई थ्योरी गए और आपने आंसर निकाल लिया। तो अब इसमें आपको देखिए फॉर्मूला, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो इसका फॉर्मूला आप जान रहे हो, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए किसको डिनोट कर रहे हैं, ए डिनोट कर रहे हैं एस कार्ड को, और बी किसको डिनोट कर रहे हैं, बी डिनोट कर रहे हैं ब्लैक कार्ड को। तो आप जानते हो कि ब्लैक कार्ड है 26 और एस कार्ड है 4, तो 4 एस कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड में कॉमन कार्ड कौन से होंगे, मतलब ऐसे कार्ड कौन कौन से हैं जो एस भी हों और ब्लैक भी हों, तो ऐसे केवल 2 ही आएंगे। मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 2/52, क्योंकि 2 फेवरेबल आउटकम्स होंगे और पॉसिबल आउटकम्स तो 52 है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, वो कैसे कितने कार्ड हैं जो कि एस भी हो और ब्लैक भी हो, तो ऐसे केवल 2 ही कार्ड होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके, 2, पॉसिबल तो 52 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 2/52 मतलब 1/13 आएगी।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करना था, प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ऑलरेडी निकाले हुए 1/2। दोनों चीजें मेरे पास हैं। अब मैं बाई फॉर्मूला जाता हूं। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपने ये लिखा था, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो डाल दीजिए दोनों, ये आपने सर वो निकाला। 1/26 होगा ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाला आपने? 1/2 निकाला। हाँ, तो ये कितना होगा? 2/26 और कितना आएगा? 1/13। तो आप देख रहे हो अभी भी 1/13 है, पहले भी 1/13 आया था। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब। तो आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हो, आप बाई थ्योरी भी जा सकते हो। मैंने बाई थ्योरी निकाला है ये रिजल्ट, मैंने बाई फॉर्मूला निकाला है ये रिजल्ट। दोनों से आप एक ही जगह पर पहुंचे। और ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप जब ए का प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में निकाले थे तो भी 1/13 आया था। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में भी 1/13 आई थी, और ए की प्रोबेबिलिटी इस इवेंट बी के रिस्पेक्ट में भी 1/13 आई। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि इसमें ए का प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में और ए का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में दोनों भी बारी 1/13 आया। और जब ऐसा हो जाएगा तो इवेंट्स को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब यहाँ पर बी का होना या नहीं होना ए की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर ही नहीं रहा। ए की प्रोबेबिलिटी पहले भी 1/13 थी, और ए की प्रोबेबिलिटी मैंने बी के रिस्पेक्ट में निकाली तब भी 1/13 आई। मतलब बी इसमें प्रेजेंट हो चाहे ना हो, प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1/13 ही आई। मतलब बी का होना ना होना ए की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब बी और ए एक दूसरे से कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन भी है, जो मैं अगली बात में आपको लिखा रहा हूँ। तो फिलहाल तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज दी वन ऑफ द एग्जांपल बेस्ड अपॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और बाई थ्योरी बाई फॉर्मूला आप दोनों तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इतनी बात में कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो डेफिनेशन आपको अभी बता ही दिया है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, ऐसा लिख लें आप। टू इवेंट्स capital A and B defined on S are said to be independent if how will you? Yeah, best of luck. Probability of A by B is equals to probability of A. ये आपको बताया। मतलब ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ए का प्रोबेबिलिटी यदि बिल्कुल सेम आ जाता है तो फिर हम ए और बी को कैसे बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये मैंने आपको इंडिपेंडेंट का एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है। इस एग्जांपल में ए और बी एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर ही नहीं रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं इससे एक रिजल्ट पे और पहुंचाता हूं आपको, जिसमें आपको ए बाई बी भी नहीं निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेरे को यदि चाहिए तो पहले मेरे को पी ऑफ ए बाई बी निकालना पड़ेगा, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर देखनी पड़ेगी दोनों बराबर आ रहे कि नहीं। तब मैं जाके बोलूंगा ए और बी इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब इससे भी एक इजी रिजल्ट और है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट शो करने के लिए। तो उस बात को अब अपन देखें। अब देखिए, सिंस यू नो दैट
चूंकि आप ये जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, और फ्रॉम दिस इक्वेशन ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की जगह पी ऑफ ए लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं पी ऑफ ए लिख देता हूँ। तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, या फिर दिस कैन बी रिटन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, एंड दिस इज अवर रिजल्ट। So if you have to show that कि two events A and B are independent, या आपको कभी ये आगे दिया हो कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बिल्कुल सीधा सा उसका मतलब है कि उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटू PB। सो इंडिपेंडेंट शो करने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन, दो कंडीशन है, दो रिजल्ट है, दोनों में से कोई भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। आपको सजेस्ट ये करता हूँ, इंडिपेंडेंट शो करना है तो आप इसको शो करिए, उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। कभी भी ऐसा आ जाए तो बोल देना हमेशा ए और बी इंडिपेंडेंट है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मैं इसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फोर्थ पेज देखें आप। तो अगली बात जो है इसमें वो ये है कि इसको आप नोट में याद रखना, और ये जो है ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लेना है। इफ A and B be two independent events defined on sample space S, ये S पे डिफाइंड दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, देन A complement and B are independent, A and B complement are independent, और A complement and B complement are also independent। मतलब यदि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो A कॉम्प्लीमेंट और B भी इंडिपेंडेंट होंगे, A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में वेरीफाई करने आ सकती है कि शो दैट इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन शो दैट A बार एंड B आर आल्सो इंडिपेंडेंट, या फिर ये वाला या फिर ये वाला। तो मैं इसमें एक दो आपको करके बता देता हूँ। तो देखिए इनका वेरिफिकेशन प्रूफ। एक बात आप अब समझ गए हैं कि इफ यू हैव टू शो दैट दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आप शो कर दो तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे को यदि ए और बी इंडिपेंडेंट दिए हैं तो मैं ये मान के ही चलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरे को क्या दिया है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये मेरे को दिया है। और कभी भी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट शो करना है आप यही शो करा करो।
तो अब मेरे को जैसे पहला रिजल्ट शो करना है, मेरे को ये शो करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो नाउ अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अब कल मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था वेन डायग्राम से। ये आपके ए और बी है। तो ये पोर्शन वो होता है जिसमें बी के एलिमेंट आते हैं, ए के नहीं आते। मतलब ये पोर्शन आपका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते थे? तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अब आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ये लिख सकता हूं, अब मैंने पी ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ए। और आप जानते हो 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो शो हो गया। ये देखो, मैं इनका इंटरसेक्शन लेके चला था और इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट मैंने ला दिया। तो देयरफॉर ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट शो हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको ये दो रिजल्ट वेरीफाई कर रहा हूं। पेज नंबर 5। बिल्कुल सिमिलर वे में दूसरा और तीसरा रिजल्ट मैं यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ। अब दूसरा रिजल्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब यहाँ पर हम शो कर रहे हैं ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये हम शो कर रहे हैं। तो सिंस मेरे पास ये बात तो है ही, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट दिए थे, ये इक्वेशन 1 है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे। मतलब ए के एलिमेंट होना चाहिए, बी के नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल वैसे ही है कैलकुलेशन। अब पी ऑफ ए डालेंगे और इक्वेशन फर्स्ट से इसको आप कितना लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी। क्या कॉमन आ जाएगा? पी ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी को आप क्या लिखते हो? पी बी कॉम्प्लीमेंट। हो गया शो। इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ गया। देयरफॉर ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अब लास्ट तीसरा, यहां पर हम शो कर रहे हैं ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट। तो ये चीज तो मेरे को पता ही है इक्वेशन फर्स्ट। तो नाउ अब अपन ये लेके चल रहे हैं, क्या लेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये बताया था डी मॉर्गन्स लॉ से, ये जो होता है ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और होल कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए आप फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसको मैंने पी ए इंटू पी बी लिख दिया। और अब आप देखो, ये फर्स्ट टू इक्वेशंस, फर्स्ट टू टर्म एज सच है। नेक्स्ट टू टर्म में मैंने पी बी कॉमन ले लिया माइनस का। माइनस का पी बी कॉमन लोगे तो 1 माइनस पी ए बचेगा। 1 माइनस पी ए कॉमन ले लो,
तो बचेगा 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए बार, और ये क्या होता है, पी बी बार। तो ये शो हो गया कि ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये दोनों शो हो गए। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम बनते हैं ये। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखिए एक छोटी सी बात, जो रिजल्ट मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आज बनाया था, उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट से मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन बनाई, और उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से मैं एक छोटा सा थ्योरम और आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अब ये थ्योरम क्या बोलता है, ये सब वही के वही रिजल्ट है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपका रिजल्ट है ना, वहीं से सब निकाल के मैं लाया हूँ। ठीक है, तो आप उनको वहीं से याद रखेंगे। तो लिखिए इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस is the product of any one event and conditional probability of other event। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये शब्दों में थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप इस चीज को ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, और वो ये है कि आपने अभी ये डेफिनेशन पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता था। अब ये जो लिखा हुआ है, इसी को तो आप बोलते हो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। ए बी हो और बी बी हो, इवेंट ए बी परफॉर्म हो और बी बी हो, इन दोनों की एक साथ साथ आने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी। तो आप यदि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए फॉर्मूला निकालोगे, मतलब इसी बात को मैथमेटिकली लिखेंगे, दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर होती है। पहले ये वाला लिख देता हूं मैं। तो क्या लिखते हैं इसको अपन, पी ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। और इससे क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू
P of B into P of A by B, यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट A and B is the product of probability of any one event. Any one event लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे probability of any one event है, ठीक है, is the product of probability of any one event, probability of any one event and conditional probability of other event. मतलब ए का प्रोबेबिलिटी और बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या फिर बी का प्रोबेबिलिटी इंटू ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसलिए बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन क्योंकि यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है। तो जो ऊपर मैथमेटिकली लिखा वही, सॉरी, जो ऊपर थ्योरेटिकल लिखा मैथमेटिकली ऐसा दिखता है। अब आपको कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, डाउट तो आता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो अब आपको जितनी थ्योरी आज आपने पढ़ी या पहले जो पढ़ी हैं उन पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, पूछता हूँ, आप उनका आंसर करें, फिर अपन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका आता चला जाएगा चैप्टर। तो लिखिए पहला क्वेश्चन आज का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8.3 दिया है आपको, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। Probability of A is 0.3 or probability of A union B complement is 0.8 if A and B are independent events. Then probability of B कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 2/3, 3/8, 2/7 या फिर none of these. Which one is correct? तो यह क्वेश्चन जो आज आपने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा उसको इस तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। करिए आप इसको सॉल्व। यू हैव 2 minutes ओनली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिल्वी गुप्ता चेक करिए आंसर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ उसको। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, योजित चेक करें। इतनी बातें आपको दी हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.8, ए का प्रोबेबिलिटी 0.3, ए और बी इंडिपेंडेंट, आपको बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है थर्ड ऑप्शन, 2/7 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन आता है सही सही। और अब देखें इसका सोल्यूशन कि हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको। तो सोल्यूशन में हम इसको लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना आप जानते हो। अब हमको बी का प्रोबेबिलिटी तो दिया नहीं, तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी भी नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, इस एक बात को अभी जो मैंने बात बताई थी उससे क्या लिख सकते हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है। तो अब आप समझ ही गए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसमें मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यदि कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आपके पास सब कुछ है। इसकी वैल्यू आपको दी है 0.8, पी ए आपको दिया है 0.3, ए कॉम्प्लीमेंट आप बता सकते हो 0.7 हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.5/0.7 मतलब 5/7 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। कहीं कैलकुलेशन में कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है तो पूछिए। तो वो जो नोट आपको लिखाया कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से यूटिलाइज होती चली जाएंगी ये क्वेश्चन में। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब एक और क्वेश्चन आप करिए ट्राई। क्वेश्चन है ये, if the probability for for capital A to fail in an examination is 0.2, is 0.2, and that for other is 0.3। ए के एग्जामिनेशन में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 और बी के एग्जामिनेशन में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 दिया है, then the probability then probability that either A or B fail in examination is, कितना होगा प्रोबेबिलिटी ए के या फिर बी के फेल होने का प्रोबेबिलिटी? ऑप्शन है आपके 0.5, 0.06 या फिर नन ऑफ दीज। ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करें। कल्पेश चौधरी चेक करें। नहीं, कल्पेश ने पहला वाला आंसर दिया। अंकेश लोनारे चेक करें। हेलो, कैश तो कैश कैसे पहुंचाऊंगा? तो ऑनलाइन ही करता हूँ, क्लास चल रहा है मेरा, क्लास से फ्री हो जाऊँ तो करता हूँ। हम्म। हेलो, बोलो ना। हाँ, चलिए, तो करेक्ट आंसर है 0.44।
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि आपको ए के या बी के फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए आपको जो दिया है वो 0.2 दिया है, पी बी आपको दिया है 0.3, और एक के फेल होने का प्रोबेबिलिटी दूसरे के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो इनकी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आएगा। तो ये कितना आएगा? 0.5 माइनस 0.06। 0.5 में 0.06 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0.44 आ जाता है। 0.44 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।